फॉर ऑल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग अगर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर निकल कर सामने आते हैं जिनका नाम आप लोग सबों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। उनका नाम होता है कार्ल मार्क्स, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो क्यों इतने फेमस है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको इतिहास को समझना जरूरी होगा, ठीक है। इतिहास में एक्चुअली ये है कि हम लोगों ने जब जॉन लॉक को पढ़ा, ये जब हम लोग लिबरलिज्म को जाने, ठीक है, तो उससे मैंने हम लोगों ने देखा कि वहां पे कैसे जो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, या बोल सकते हैं जो सामंतवादी व्यवस्था था, उसके साथ साथ उसके बाद का जो स्टेज आया उस समय पूरे ब्रिटेन में या बोल सकते हैं पूरे यूरोप में एक तरह से औद्योगिकीकरण स्टार्ट हो गया था। मतलब पूरे यूरोप में आपका एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट स्टार्ट हो चुका था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के साथ साथ क्या हुआ कि जो सोसाइटी था वो दो भागों में डिवाइड होने लगा, या उसके अदर लैंग्वेज में बोले, अदर वर्ड्स में बोले तो जो लोग थे उनके बीच में एक गैप क्रिएट होने लगा। तो वो गैप कैसे क्रिएट हुआ? जिनके पास बड़े बड़े उद्योग थे, जिनके पास बड़े पैसे थे, वो लोग धनी होते चले गए। वही वैसे लोग जिनके पास लैंड नहीं थी, जिनके पास काफी सारे रिसोर्सेस नहीं थे, वो धीरे 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 गरीब होते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह देखते हैं कि एक ऐसा टाइम आ गया था, एक ऐसा सिचुएशन आ गया था जहां पर ये देखा जाने लगा कि एक ऐसा वर्ग है जो लगातार दबा और मतलब कुचलाता चला जा रहा है, वो सप्रेस्ड होता चला जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में काफी सारे थिंकर्स आते हैं, वो टर्म्स को कॉइन करते हैं, वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस फेज में काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। जो हम लोग ये टर्म यूज करते हैं सोशलिज्म, समाजवाद, समाजवाद टर्म को कॉइन रॉबर्ट ओवेन ने किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अभी जो हम इंडिविजुअल्स को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से फ्री छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा सेक्शन, सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड रह जाएगा, या बड़ा सेक्शन जो है वो गरीब रह जाएगा, वो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा अब कि हमें इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी नहीं देकर हमें सोसाइटी को प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ कि जो थिंकर्स का एक स्कूल ऑफ थॉट शुरू होता है, थिंकर्स का जो अपना एक इन्वायरमेंट बनता है वो इस टाइप का बनता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सोसाइटी को फोकस करना चाहिए। तो इस फेज में काफी सारे थिंकर्स के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, सैंड साइमन, रॉबर्ट ओवेन, ये सारे विचारक। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो सारे विचारक शुरू में आपके सोशलिज्म को लेकर बात करते हैं कि समाजवाद होना चाहिए, वो सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। वो सारे लोग जो होते हैं वो चीजों को सॉल्व आउट करने के लिए एक साइंटिफिक बेसिस पे बोल सकते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो उस फेज में क्या होता है, एक बड़े व्यक्ति निकलकर सामने आते हैं, वो होते हैं आपके कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म आपका जर्मनी में 1818 में होता है, ठीक है, और वो बाद में वहीं पे प्रोफेसर बनते हैं। और फिर आपको हमें देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स जो है वो चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से एक जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वीकर सेक्शन का, मजदूर सेक्शन का, उसको वो सॉल्व आउट करने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इस फेज में देखने को मिलता है कि इस बड़े प्रॉब्लम को, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको उस वीकर सेक्शन से उठाकर उसको स्वतंत्र बनाने में, उसको पूरी तरह से स्वच्छंद बनाने में, या बोल सकते हैं उसको फ्रीडम देते हुए उसको मजबूत करने में एक जो बड़ा योगदान है, जिसे हम लोग कार्ल मार्क्स के रूप में देखते हैं। अगर आप खुद भारत के संदर्भ में बात करें तो आप सुनते होंगे कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी किनके लिए काम करती है, वो किनके बारे में बात करती है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वीकर सेक्शन। दैट मीन्स कि कार्ल मार्क्स ने जो बातें बोल के गई, आज लोग उसी को अलग अलग ढंग से अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के साथ उसको इंटरप्रेट करते हैं और चीजों को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग इसी कार्ल मार्क्स को समझते हैं और उनकी जो विचार थी मार्क्सिज्म, हालांकि मार्क्स खुद बोलते थे आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट, लेकिन उसके बाद के जो विचारक आए, बाद के जो थिंकर्स आए, उन्होंने कहा कि मार्क्स ने जो बोला है वो मार्क्सिज्म है, वो मार्क्सवादी है। जैसे हम लोग गांधी जी के विचारों को बोलते हैं वो गांधीवादी है, तो उसी तरह से मार्क्सिज्म जो है आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खास करके मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस PYQs है, वो किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो यू ऑल आर रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, यस और नो।
टू फास्ट? यस 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 यस, कम ऑन। क्लास को काफी इंटरेस्टिंग रखना है, क्लास में बोर नहीं होना है, ठीक है। कहीं पे भी अगर डाउट हो तो आप बेझिझक कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 21 मार्च को मैंने क्लास लिया था लिबरलिज्म का, फिर आज 23 मार्च है, आज मैं ले रहा हूँ मार्क्सिज्म का, और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबों के लिए, जो है फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म जो है आप उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन में 48 नंबर दिया हुआ है, मतलब ये किसी पीवाईक्यू को उठाया है मैंने, तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपको सोशलिज्म के टाइप लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके प्रोपाउंडर के नाम लिखे हुए हैं। तो आपके पास टाइम है 1 मिनट, आप इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसके लिए कॉल प्रोवाइड करूंगा और उसके लिए टाइम भी प्रोवाइड करूंगा। ओके ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि समीर, हैप्पी, कल्याण, विश्वजीत, ये 4 लोग जो है वो इसका करेक्ट आंसर दे पाए हैं, और बाकी लोग जो है वो इस क्वेश्चन को गलत कर गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम सोशलिज्म को जब पढ़ेंगे या सोशलिज्म को जब आप अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, तो सोशलिज्म को अलग अलग पार्ट में हम लोग समझते हैं। ये एक होता है यूटोपियन सोशलिज्म, जिसके बारे में हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन में यूटोपियन सोशलिस्ट कौन है, तो उनमें आप सेंट साइमन को समझते हैं कि सेंट साइमन जो है वो एक यूटोपियन सोशलिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फाइवियन सोशलिस्ट। फाइवियन सोशलिस्ट में हम देखते हैं कि आपका जो सिडनी बेब है वो आपके फाइवियन सोशलिस्ट है। साइंटिफिक सोशलिस्ट आप सबों को पता होगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ गिल्ड सोशलिज्म। तो इसमें एक बड़ा नाम निकल कर आता है गिल्ड सोशलिज्म के बारे में, जो आता है जीडीएच कोल के बारे में, ठीक है। तो ये सारे, तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो आपका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें से कौन ऐसे विचारक है जो मार्क्सिज्म को एक विचारधारा माने हैं, बल्कि एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं माने हैं। ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। ओके ओके, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। इस क्वेश्चन को लेट्स सी। चलिए रिजल्ट आ गया है। इस क्वेश्चन को सही करने वाले मात्र 1 लोग हैं, जिनका नाम हैप्पी है। आई थिंक उनका नाम, एक्चुअल नाम हैप्पी है। हैप्पी, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका नाम हैप्पी ही है? अगर हैप्पी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो है जर्मिनो, ठीक है। दांते जर्मिनो जो है वो बोलते हैं मार्क्सिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। तो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। खैर चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हैप्पी, अनीता, ओके। आप हैप्पी, आपका नाम अनीता है।
तो अनीता, आप इस क्वेश्चन को सही किए थे, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मार्क्सिज्म को थ्रू आउट करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो मार्क्सिज्म जो टर्म है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की जो थॉट्स होते हैं, कार्ल मार्क्स के जो विचार होते हैं, उससे निकलकर सामने आता है, ठीक है। और खुद अगर आपको बोले तो आप कंफ्यूज, मतलब आश्चर्य पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स जब जिंदा थे तब मार्क्सिज्म जैसा कोई टर्म नहीं था। नो वन नोज अबाउट मार्क्सवादी, ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं जानते थे। तो मार्क्सवादी एक्चुअली कौन उन्हें कहें? वो लोग कहें जो बाद में कार्ल मार्क्स के आइडियाज से प्रभावित होकर और इसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किए और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश किए। चलिए, तो इस तरह देखते हैं इसके बाद कि उनकी मिलन बाद में जर्मनी में ही एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति से होता है जो बाद में उनके दोस्त बन जाते हैं, वो है फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। फ्रेडरिक एंजल्स का नाम जो है वो उनके साथ हमेशा आता है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक और कोटेशन जो अक्सर पूछा जाता है अगर ये कभी आए कि हु सेड दैट ऑल आई नो दैट आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट, किसने कहा कि मैं जितना जानता हूं मैं मार्क्सवादी नहीं हूं? तो ये खुद कार्ल मार्क्स ने अपने बारे में कहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़े से और चीजों को समझते हैं। तो एक चीज और कि मार्क्सवादी जो थॉट है या कार्ल मार्क्स जो है वो कैसे आए? तो सबसे पहली बात कि वो 19th सेंचुरी में आए। 1818 में उनका जन्म होता है। 1848 में उनका बहुत फेमस बुक आता है। क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं 1848 में कौन सा बुक आया था उनका? डू फास्ट। यस यस यस, एनीवन? 1848 में कौन सा एक फेमस पुस्तक आई थी कार्ल मार्क्स की? यस यस श्रुति, वेरी गुड, वेरी गुड जय, वेरी गुड हैप्पी, वेरी गुड। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो आई थी आपकी 1848 में, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो आपका 19th सेंचुरी था वो पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से, या बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स के जो थॉट थे वो इस समय पूरे डेवलप हो रहे थे, ठीक है। और मेनली ये क्यों डेवलप हो रहा था? अगर इसकी बात करें तो क्यों डेवलप हो रहा था, तो कार्ल मार्क्स ने एक चीज अपने लाइफ में एनालाइज किया। एनालाइज उन्होंने ये किया कि एक्चुअली हम अगर सोसाइटी में देखें तो हमारे सोसाइटी का एक जो माइनॉरिटी सेक्शन है, मतलब वैसे लोग जिनकी संख्या तो कम है लेकिन उनके पास पावर ज्यादा है, उनके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पूंजी बोल सकते हैं धनी मनी लोग हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जो एक मेजोरिटी सेक्शन ऑफ पीपल है, जो एक बोल सकते हैं कि बड़े सेक्शन ऑफ पीपल है, उनके ऊपर वो शासन एक तरह से कर रहे हैं। और एक तरह से दूसरी तरफ में बोला जाए तो वो उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटेटिंग द वर्किंग क्लास, दैट इज मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की ये चीजें बहुत प्रभावित करती है और वो इन चीजों से बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने काफी सारे अपने विचार दिए जिसको हम लोग आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फॉर व्हाट कार्ल मार्क्स वाज मतलब किस चीज के लिए वो चिंतित थे? तो ही वाज वर्किंग क्लास लिव्ड अंडर इनसिक्योरिटी। उन्होंने देखा कि जो वर्किंग क्लास है वो इनसिक्योरिटी में रह रहा है, माल न्यूट्रिशन में रह रहा है, डिस्कम्फर्ट में रह रहा है, डिजीज में रह रहा है। लेबर क्लास में लिए, यस यस यस, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो कार्ल मार्क्स ने जो है वो अपनी थ्योरीज को देते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, ठीक है, कि हाँ इस तरह से चीजों को सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से एक और चीज है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कार्ल मार्क्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद के बारे में बात किया? तो बिल्कुल नहीं। कार्ल मार्क्स के पहले काफी सारे थिंकर्स हुए जिसमें आपके नाम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज यूटोपियन सोशलिस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यूटोपिया, ठीक है, क्या कोई बता सकते हैं यूटोपिया किनकी पुस्तक है? बहुत ही फेमस पुस्तक है। हु रिटन यूटोपिया? जब ये टर्म आया तो इसलिए मैंने पूछा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, थॉमस मुरे। चलिए, तो थॉमस मुरे जो है वो एक पुस्तक लिखते हैं यूटोपिया। तो यूटोपिया का मतलब क्या होता है? यूटोपिया का मतलब वो होता है जब हम लोग रात में सो के आराम से सपने देखते हैं कि हम यहाँ आकाश में उड़ रहे हैं, तो कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, मतलब उसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हु वेयर यूटोपियन सोशलिस्ट एंड एक्चुअली हु कॉल्ड देम यूटोपियन सोशलिस्ट, तो कार्ल मार्क्स जब आए तो उन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग चीज कहा। उन्होंने कहा द वर्ल्ड हैज ओनली इंटरप्रेटेड द सोसाइटी, नोबडी हैज ट्राइड टू चेंज इट। इस
वर्ल्ड में जितने सारे थिंकर्स आए हैं उन्होंने सिर्फ इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश किया है, किन्हीं ने भी इनको बदलने की कोशिश नहीं की है। और कार्ल मार्क्स ने जो ये कोटेशन जिनके बारे में कहा, उनको उन्होंने एक टर्म दिया, उनको उन्होंने कहा यूटोपियन सोशलिस्ट। वो कल्पना लोकीय समाजवादी हैं। तो आखिर वो कौन लोग थे? तो उनमें जो इंपॉर्टेंट फिगर निकल कर सामने आता है, नाम निकल कर सामने आता है, उसमें सेंट साइमन आते हैं, लुइस ब्लैंक आते हैं, रॉबर्ट ओवेन आते हैं, चार्ल्स फूरियर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे विचारक जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं दीज आर यूटोपियन सोशलिस्ट। तो डायरेक्टली यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि कार्ल मार्क्स ने तो ये कहा कि वर्ल्ड हैज ओनली इंटरप्रेटेड द सोसाइटी बट रादर नोबडी ट्राई टू चेंज इट। तो कार्ल मार्क्स ने इसके लिए क्या किया? तो हम ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स पहले ऐसे विचारक होते हैं जो इतिहास को साइंटिफिकली वो समझने की प्रयास करते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और वो समाजवाद जो अभी तक वर्किंग क्लास का जो इतना सारा प्रॉब्लम्स था, वो इस जिस डिप्राइव्ड कंडीशन में, पिछड़े हुए कंडीशन में रहते थे, वो इस कंडीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उसके लिए जो उन्होंने बात कहे, उसी को लोगों ने बाद में कहा कि ये साइंटिफिक तरीका है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स जो है वो साइंटिफिक सोशलिज्म के पिता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से ये थिंक आई थिंक आप एक अब भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो यही बात करते हैं, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स साउट टू रिप्लेस यूटोपियन सोशलिज्म बाय साइंटिफिक सोशलिज्म। जो यूटोपियन सोशलिज्म था उसको साइंटिफिक सोशलिज्म के माध्यम से उसे बदलने की प्रयास करते हैं, और जिसमें जितनी सारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स की वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि क्लासिकल मार्क्सिज्म क्या है, नंबर एक, और नंबर दो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म के अंदर में कौन कौन से लोग आते हैं और इनको क्लासिकल क्यों कहा जाता है। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म को हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं शास्त्रीय मार्क्सवाद बोल सकते हैं। ठीक है, शास्त्रीय मार्क्सवाद। शास्त्रीय मार्क्सवाद कहने का मतलब क्या है? ये वैसे लोग हैं जो इनिशियली, या बोल सकते हैं जो आपके शुरुआती दौर में या तो कार्ल मार्क्स खुद थे या तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे डायरेक्टली उनके आइडियाज से। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स खुद उनको हम लोग क्लासिकल मार्क्सिस्ट के रूप में देखते हैं। उसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स, जो वो खुद कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, और उन्होंने बहुत सारे मतलब 3 से 4 बुक उन्होंने खुद कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर लिखे हैं। कौन कौन से बुक्स लिखे हैं उसकी मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, व्लादिमीर लेनिन, माओ जेडोंग, रोजा लग्जमबर्ग, ये सारे जो विचारक हैं इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर चीफ एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से वो पहले विचारक थे या कौन से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मार्क्सिज्म के आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की प्रैक्टिकली? कौन वो विचारक थे या कौन वो लीडर थे जिन्होंने मार्क्सिज्म को इंप्लीमेंट किया? यस यस, इसके एज आई विल क्लियर। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जय विश्वजीत, राहुल, वेरी गुड। लेनिन। तो हम लोग ये देखते हैं कि लेनिन वो पहले व्यक्ति होते हैं जो वेल्सविक क्रांति, जिसको हम लोग बोलते हैं, रूसी रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो हम देखते हैं कि आपका फ्रांस सॉरी रूस में होता है। ठीक है, तो रूस में जब रूसी क्रांति होता है, बोल्शेविक क्रांति जब होता है, ठीक है, तो उस समय उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को समझते हुए उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत की बात यह हुई कि कार्ल मार्क्स ने कुछ और कहा था, लेनिन ने कुछ और लागू कर दिया। कार्ल मार्क्स कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते थे। वो राज्य को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, मतलब वो राज्य को चाहते ही नहीं थे। वो क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। बल्कि जो आपके लेनिन है, उन्होंने स्टेट को भी इंपॉर्टेंस माना, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, तो हालांकि हम लोग जब लेनिन की बात करेंगे बाद में कभी, तो इनके बारे में डिटेल्स को समझेंगे। उसी तरह से हम लोग माओ जेडोंग को अगर समझें, तो माओ जेडोंग जो है, जिनको हम लोग चाइनीज रेवोल्यूशन के रूप में, चाइनीज रेवोल्यूशन के रूप में, मतलब क्रांतिकारी के रूप में एक बहुत बड़ा फिगर देखने को मिलता है, जिन्होंने चाइना की स्टेब्लिशमेंट करने में काफी बड़ा रोल प्ले की। ठीक है, और उसके साथ एक और है जिनका नाम है रोजा लग्जमबर्ग। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी याद रखेंगे, डिफरेंट जो बुक्स हैं, हालांकि मैंने कार्ल मार्क्स की यहाँ पे बुक का नाम नहीं लिखा है क्योंकि कार्ल मार्क्स का बुक अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक एंजल्स की जो
काफी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछा था, ठीक है, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बुक ऑफ फ्रेडरिक एंजल, जिसमें ये जो पुस्तक लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया था, ठीक है। तो ये एक पुस्तक है जो 1884 में आती है। उसके साथ साथ व्लादिमीर लेनिन की पुस्तक है इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसके साथ साथ माओ जेडोंग ऑन प्रैक्टिस ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके साथ साथ रोजर लग्जमबर्ग की पुस्तक है सोशल रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, जो 1899 में आती है। और एक और पुस्तक उनकी फेमस है जो है लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ा जाए? यस यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आई होप आप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड में जा रहे हैं। आप सभी उस स्लाइड को काफी ध्यान से समझिएगा और काफी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, उस स्लाइड से आपके कम से कम 3 से 4 या बोल सकते हैं, वो स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्लाइड में एंटर करते हैं। और ये स्लाइड है कार्ल मार्क्स की आइडियाज और कार्ल मार्क्स की बुक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की एक एक बुक को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी एक लोगों ने पूछा था सर यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें। आपको अगर बोले तो एक इंपॉर्टेंट थिंकर हुए जिनका नाम अल्थुसर है, और अल्थुसर ने एक्चुअली कार्ल मार्क्स को समझा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि यंग मार्क्स अलग थे और ओल्ड मार्क्स अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यंग मार्क्स? यंग मार्क्स मतलब वो मार्क्स जो पहले थे, मतलब वो जब जवान थे, जब वो यंग थे। और ओल्ड मार्क्स दैट मीन्स वो मार्क्स जो बाद में जब 60 साल के 70 साल के हो गए वो, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि 1844 में कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट बुक लिखते हैं जिनका नाम होता है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। और इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिनका नाम होता है थ्योरी ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन मतलब अलगाववाद का सिद्धांत, ठीक है। आप सबों ने पढ़ा होगा अलगाववाद का सिद्धांत क्या कहता है। एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने जब चीजों को इंटरप्रेट करके उसको एनालाइज करने की कोशिश की, तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जब वर्किंग सोसाइटी को अच्छे से लिविंग कंडीशंस नहीं मिलेगी, अच्छे से उनको वेजेस नहीं मिलेगी, उनको रहने की कंडीशन के साथ साथ उनको इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब वो अपने सोसाइटी से, अपने नेचर से, अपने फैमिली से और लास्ट में वो खुद से वो एलिनेट हो जाएंगे, वो खुद से अलग होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ एलिनेशन, वो यंग मार्क्स देते हैं। और वो कौन से बुक में देते हैं? तो उस बुक का नाम जो है वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात कि थ्योरी ऑफ एलिनेशन कौन देते हैं? तो कार्ल मार्क्स देते हैं। कौन से बुक में देते हैं? तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में देते हैं। और ये बुक कब आई? तो ये 1844 में आई। और ये बुक जो है वो अर्ली मार्क्स या बोल सकते हैं यंग मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है। खैर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और उनकी फेमस बुक आती है जो है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये बुक एक्चुअली 1847 में आती है। और ये बुक के पीछे जो कहानी है वो ये है कि ये बुक प्रोudhon जो खुद एक एनार्किस्ट थे, जिन्होंने अपने आप को खुद को कहा था आई एम फर्स्ट एनार्किस्ट, ठीक है। तो एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, जो स्टेट को नहीं चाहते हैं, जो स्टेट की इंपॉर्टेंस को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो प्रोudhon एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम होता है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। और इस बुक के रिप्लाई में बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी जिनका नाम था द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक वी कैन से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्ल मार्क्स अकेले नहीं लिखते हैं बल्कि इसे फ्रेडरिक एंजल्स जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ मिलकर वो लिखते हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिनका नाम होता है थियरी ऑफ रिवोल्यूशन, जहां पर वो क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, ठीक है। जहां पर बोलते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए सिवाय अपने जंजीरों के, ठीक है। उन्होंने ऐसे टर्म कही, ऐसे बात कहे जिसमें उन्होंने कुल कुल मिला के एक ही बात कहने की कोशिश की कि आपको अगर आजादी चाहिए, आपको अगर खुल के अपनी स्थिति को ठीक करना है, तो आपको एक होकर विश्व के मजदूरों को एक होकर आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो क्लास स्ट्रगल की बात की, क्लास डिवीजन की बात की, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की बात की, उन्होंने इस पुस्तक में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की।
इसके बाद आगे एक और पुस्तक आती है 18th बर्बीज ऑफ लुइस बोनापार्टे 1852 में। इसके बाद एक और पुस्तक आती है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1859 में आती है, और इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम होता है थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है जिसका नाम होता है डाच कैपिटल जो 1867 में आती है, और इस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम होता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद एक पुस्तक आती है थेसिस ऑफ ऑन फ्यूरबच। इसके बाद एक पुस्तक आती है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। इसके बाद एक पुस्तक आती है जर्मन आइडियोलॉजी जो 1832 में आती है। हाँ, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो है वो 1891 में आती है। ओके एक मिनट, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है, ठीक है, और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट जो है वो उन्होंने गोथा प्रोग्राम में दिया है, ठीक है। और एक और जो लास्ट में पुस्तक आती है जो है ग्रुंडाइस, जो उनकी एक ऐसी पुस्तक है जो अभी तक अनपब्लिश्ड है और अनफिनिश्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? ओके ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इनके धीरे धीरे एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं कभी भी, तो इसमें जो मेनली चीजें आती है वो आती है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्सेप्ट क्या है, और लास्ट में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कार्ल मार्क्स ने जो डायलेक्टिकल का कॉन्सेप्ट लिया वो किन से लिया, क्या किन्हीं को पता है कि द्वंद्ववाद का जो कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स ने किन से लिया था? यस यस यस, वेरी गुड, हीगल, ठीक है। फ्रेडरिक हीगल जो थे, जो खुद जर्मनी के थे, खुद एक बहुत बड़े आइडियलिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने द्वंद्ववाद का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हीगल जो है वो द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट देते हुए ये कहते हैं कि इस विश्व का जो विकास हुआ है, या अल्टीमेटली वो बोलते हैं जो स्टेट का विकास होता है वो तीन चरणों से गुजरता है, और बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा विश्व है, वो आइडियाज का एसेंस है। मतलब आइडियाज जो हमारे माइंड में आते हैं उससे हमारे सामने जो चीजें हैं वो कंस्ट्रक्ट हुई है। आपको जानकारी हैरानी होगा कि कार्ल मार्क्स ने इसको ठीक उलट किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम आइडियाज से चीजों को नहीं बनाते हैं, जो चीजें हमें दिख रही होती है हम उस चीजों के अनुसार खुद को डेवलप करते हैं। उसको हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हिगल क्या कहना चाहते थे उसको पहले समझते हैं। हिगल ये कहना चाहते थे कि आइडियाज आर द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। जो विचार होते हैं वो इस विश्व के एसेंस होते हैं, विश्व को विकास करने में आपके आइडियाज सबसे इंपॉर्टेंट या प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो तीन फेज से होकर गुजरता है। एक होता है आपका थेसिस, दूसरा होता है एंटीथेसिस, और तीसरा होता है सिंथेसिस। थेसिस क्या है? थेसिस मतलब जो आपके माइंड में सबसे पहला विचार निकलकर सामने आता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आपके माइंड में विचार निकल कर आया उसके साथ साथ एक और चीज निकलकर सामने आएगा, वो आएगा आपका एंटीथेसिस, मतलब उसके अपोजिट में एक और विचार निकलकर सामने आएगा। यस, वेरी गुड, हैप्पी। थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। अब ये बोलते हैं हिगल कि क्या होगा जब थेसिस और एंटीथेसिस मिलेगा, तब क्या होगा? जब थेसिस और एंटीथेसिस मिलेगी तब एक नया चीज निकलकर सामने आएगा जो नियर बाय ट्रूथ होगा, जो सत्य के बहुत करीब होगा, और वो होगा सिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली जो हीगल थे, ठीक है, उन्होंने अपनी ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो इस संदर्भ में देते हैं कि जो स्टेट है, ठीक है, जो राज्य है, राज्य का विकास कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले थेसिस हुआ, एंटीथेसिस हुआ, उसके बाद सिंथेसिस। जो राज्य है आपका वो सबसे लास्ट में डेवलप होता है, और इसी तरह से उन्होंने एक फेमस कोटेशन दिया जिसको आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। क्या आप बता सकते हैं हीगल ने राज्य के बारे में क्या कहा? राज्य क्या है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा लंबा है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं तो
आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यस 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 वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नहीं नहीं नहीं, राहुल उन्होंने वो नहीं कहा था। यस, एसके एच, आप आपका नाम जो भी है, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। वेरी गुड। हेगल क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। दैट मीन्स कि भगवान हमारे सामने साक्षात आए हैं राज्य के रूप में। ठीक है, तो हेगल जो है वो राज्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और वो राज्य को इंपॉर्टेंस देने के साथ अपनी ये कोटेशन को कहा, और ये कहा कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। खैर चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, इसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने एक ये है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट बेस मीन इन क्लासिकल मार्क्सिज्म। शास्त्रीय मार्क्सवाद में जो बेस का कॉन्सेप्ट है, बेस मीन का कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है? क्या पॉलिटिक्स है, क्या इकोनॉमी है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, क्या सुपर स्ट्रक्चर है? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। Yes, yes, yes. 5 seconds are remaining. Three people has not answered till now. Yes, yes, yes. चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया आंसर। जय सही किया है, जय ने सही किया है, समीर ने सही किया है, राहुल ने सही किया है, हैप्पी ने सही किया है, विश्वजीत ने सही किया है, सादीक्षा ने सही किया है, कल्याण ने, श्रुति ने। वेरी गुड। इस बार बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है, थैंक यू। तो हम लोग देखते हैं, जो कार्ल मार्क्स चीजों को इंटरप्रेट करते हैं उसमें उन्होंने बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसके बारे में लगे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक मीन इन मार्क्सिज्म। जो कॉन्सेप्ट है द्वंद्ववाद का, उसका मतलब क्या है? क्या वो कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या वो डिस्कशन है, क्या वो ट्रांसफर ऑफ इसेंस है, या ऑल ऑफ द अबव है? यस 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 यस, कीप गोइंग कीप गोइंग। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बूम। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। वेरी गुड। कल्याण, समीर, हैप्पी, जय, विश्वजीत, नरेंद्र, वेरी गुड। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। देखिए तो हम लोग अगर देखते हैं कि डायलेक्ट का मतलब क्या है, तो डायलेक्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्राडिक्शन, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट, जैसे थेसिस और एंटीथेसिस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, तो उसमें भी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 है, को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके पहले एक और क्वेश्चन आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के बारे में सत्य कौन सा है? आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। आई एम प्रोवाइडिंग यू टाइम।
यस यस, यू हैव टाइम, 50 सेकेंड मोर, आराम से कीजिए। ओके, वेरी गुड। समीर, श्रुति, वैष्णवी, राहुल, आप 4 लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि डी, दैट इज बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। कैसे करेक्ट है? हम अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मार्क्स वुड हैव सपोर्टेड द लिबरल वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल नहीं, वो लिबरल स्टेट को सपोर्ट ही नहीं करते थे। नेक्स्ट, इमेंसिपेशन इज इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर कैपिटलिज्म। बिल्कुल, वो कैपिटलिज्म का विरोध करते थे और बोलते थे कि अगर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो वो इसके मतलब कैपिटलिज्म में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता है। नेक्स्ट, अंडर कैपिटलिज्म ओनली द वर्कर्स आर एलिनेटेड। नो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ वर्कर्स नहीं बल्कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से जो लोग हैं उनका भी एलिनेशन होता है। इसके बाद डी आपका जो है, कैपिटलिज्म इज द सिस्टम अंडर विच प्रोडक्टिव फोर्सेस रीच देयर पीक। बिल्कुल, क्योंकि इस समय कैपिटलिज्म में आपके जो एक्सप्लॉइटेशन होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, 4 है। चलिए, एक और क्वेश्चन आ गया बीच में, इसको भी कर लेते हैं। इन मार्क्सिज्म फिलॉसफी मोड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रफली इक्वेटेड विथ। मार्क्सवादी दर्शन में उत्पादन प्रणाली को सामान्यता दिखाया जाता है कैसे? क्या ए बी सी डी? आप पढ़ लीजिए ध्यान से। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। ओके ओके, वेरी गुड। 8 सेकेंड, 7, 6, 5। चलिए देखते हैं रिजल्ट, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया। वेरी गुड, जय, हैप्पी, वैष्णवी, कल्याण, प्रणव, करम, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब आप देखेंगे कि वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मार्क्स क्या बोलते हैं, तो इसको उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। एक है आपका फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है आपका फैक्टर ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हालांकि इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, एक एक चीजों। ठीक है, देखिए, अच्छा एक बताइए, यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ा जाए? क्या बोर हो रहे हैं आप सब? इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? यस यस यस, थैंक यू सो मच श्रुति, जय, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि हीगल ने क्या कहा। हीगल ने ये कहा डायलेक्टिक के बारे में, या बोल सकते हैं द्वंद्ववाद के बारे में, कि आइडियाज आर द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। बट कार्ल मार्क्स ने कहा उल्टा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमारी सोसाइटी जैसी होती है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग डराइव होते हैं। यानी कि हमें हमारी लाइफ जो सेफ होती है वो खुद नहीं होता है, हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस मटेरियल फोर्सेस के बीच में रह रहे हैं, उसके अनुसार हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी डराइव होती है। कुल मिलाकर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने जो हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की, या तो डायलेक्टिकल की जो इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की, उन्होंने इसे मैटेरियलिज्म के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इसी में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोटेशन देते हैं, बोल सकते हैं टर्म कहते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने हीगल के विचारों को उल्टा पाया, यानी कि सिर के बल पाया, और मैंने उसे खड़ा कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा कि हीगल ने जो बोला वो उल्टा था, मतलब लाइक दैट कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है, उसकी सिर नीचे है और पैर ऊपर है, तो हीगल ने कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि मैंने उसे खड़ा कर दिया पैर के बल। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा कि कहें आपके
कार्ल मार्क्स कि जो हीगल ने कहा वो उल्टा था, मैंने उसको सही करते हुए और उसको मटेरियल के साथ उसको इंटरप्रेट किया। अब इस तरह देखते हैं तो कार्ल मार्क्स बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक, जो द्वंद्ववाद का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने हीगल से लिया, ठीक है, जो एक जर्मन फिलोसफर थे। हीगल वाज ए ग्रेट आइडियलिस्ट एंड ही सॉ दैट आइडिया और कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है काफी अच्छे से। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ आइडियाज। ओके सॉरी, ये जो कोटेशन है वो आपके हीगल ने दिया, ठीक है। हीगल ने एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि आपके स्टेट है, वो किसके एसेंस है, वो किसके रिजल्ट है, वो आइडियाज के एसेंस है, आइडियाज के रिजल्ट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये कहा गया कि आइडियाज इवॉल्व इनटू टू फॉर्म्स बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट टेंशंस exemplified by the clash between thesis, antithesis and the synthesis, जिसकी मैंने पहले अच्छे से बात की है। खैर, अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में क्या सोचा। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पहले आपको बता चुके हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि आइडियाज डज नॉट शेप आवर थॉट या आवर लाइफ, बल्कि जो मटेरियल्स हैं वो हमारे आइडियाज को या हमारे विचारों को या हमारे लाइफ को शेप करते हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो हमारे पास जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे पास समाज है, वो किसकी रिजल्ट है। समाज जो है वो रिजल्ट है कि इतिहास में आज तक जो भी चीजें होती आई है उसका रिजल्ट है, इतिहास में जो भी मैटेरियलिस्टिक चेंजेस हुई है उसका रिजल्ट है, ना कि कोई आइडियाज का रिजल्ट है। ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो बना है या जो पहले स्लेव सोसाइटी था, ठीक है, वो कोई आइडियाज का रिजल्ट नहीं था, बल्कि उस समय की जो मैटेरियल कंडीशंस थे, उस समय की जो सोसाइटीज थी, वो उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने डायलेक्टिक थ्योरी को बोल सकते हैं, डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट को मैटेरियलिज्म के माध्यम से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक और चीज आता है कि डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी फिलोसफिकल चीज है, और इसी फिलोसफी को उन्होंने क्या किया, साइंटिफिकली इसको प्रूफ करने की कोशिश की। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मैटर इज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। यस, वेरी गुड समीर, यही बात है, मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, ये बात आपके कार्ल मार्क्स ने कहा, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की इंटरप्रिटेशन की वो इस तरह से की। उन्होंने कहा कि इतिहास में जो भी चीजें हुई है वो मैटेरियल कंडीशंस के रिजल्ट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपनी जो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया उसको उन्होंने कितने पार्ट में बांटा था, इफ एनीवन, in how many stages? 5 या 6? 6, यस, वेरी गुड प्रणव, 6, ठीक है, उन्होंने 6 भागों में बांटा था। चलिए उसी के बात करते हैं कि कौन से आखिर 6 उनके इंपॉर्टेंट डिवीजन थे हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म को, मतलब इतिहास को समझाने के लिए, अपने इस कॉन्सेप्ट को डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा कि इतिहास आज तक जो बटा है वो 6 भागों में बटा है, ठीक है। तो देखते हैं वो 6 भाग कौन, एक मिनट, हाँ यहाँ है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि अगर हम पूरे एंशिएंट टाइम में चले, एंशिएंट टाइम जब हम लोग बात करते हैं जॉन लॉक की, जिसको लोग उन्होंने कहा प्राकृतिक अवस्था, या बोल सकते हैं रूसो नेचुरल स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं भैया, जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके बारे में क्या बोलते हैं कि व्यक्ति जो है उस समय मस्त मौला की भांति अपने जीवन जीता था, ठीक है, वो जो मन करता था वो करता था, वो नॉवेल सीवेज था, ठीक है। तो उसी फेज को कार्ल मार्क्स ने एनालाइज करते हुए कहा कि इतिहास में सबसे पहले एक ऐसा स्टेज था जहां पर ना तो कोई क्लास था ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट था, हर लोग आराम से क्लासेस सोसाइटी में आराम से जीता था। और इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने कहा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है, आदिमवादी साम्यवाद, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अब कहा उन्होंने कि जब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के पास पैसे डेवलप होने स्टार्ट हुए, जब मटेरियल नीड्स लोग अपने अपने पूरे करना शुरू कर दिए। मटेरियल नीड्स कैसे पूरा करना शुरू कर दिए कि जब लोगों के पास फैमिलीज बढ़ने लगी, फैमिलीज की नीड्स बढ़ने लगी, तो लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। अब नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ कि लोगों को अब
लोगों में एक ऐसी डिवीजन हुई कि लोगों में एक ऐसे वर्ग हो गया जिसके पास एक बड़ा रिसोर्स हो गया और एक ऐसा वर्ग हुआ जिसके पास रिसोर्स नहीं था। यानी कि सोसाइटी जो है वो दो भागों में बट गई, मालिक और उसका दास। ठीक है, जिसको अरस्तु ने बताया, आप सबों ने उसको उनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास को इंटरप्रेट करते हुए एक और स्टेज का नाम दिया जिसका नाम स्लेव सिस्टम है, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि उस समय जो मास्टर्स होते थे, ठीक है, मास्टर्स होते थे, उनके पास इतना काम होता था कि वो हर काम अपने से नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंडर में एक स्लेव रखना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर से वो बोले कि जैसे जैसे चीजें डेवलप होती गई, उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था आई, आपकी फ्यूडल सिस्टम आई, जब लॉर्ड और सर्फ का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद फिर बोलते हैं जो अभी वर्तमान का जो चीज हमें दिख रहा है वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो है आपका पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी व्यवस्था। जब सोसाइटी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है आपका कैपिटलिस्ट जिनको उन्होंने बोर्जियोज कहा है, और दूसरा जो है वो वर्कर्स जिनको उन्होंने सर्वहारा कहा बाद में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और इसके बाद कहा कि अब फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में दो चीजें अब आएंगी। फ्यूचर में दो चीजें में एक आएगी आपकी, सर एमए के लिए इतना डीप स्टडी करना चाहिए। देखिए जय, एमए के लिए आप अगर जेएनयू का एंट्रेंस दे रहे हैं, अगर आप डीयू का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आप अगर देख पा रहे होंगे जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं अभी, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके जेएनयू के एंट्रेंस के हैं या तो डीयू के एंट्रेंस के हैं। क्योंकि मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को देखा और उसे सर्च किया, तो मुझे कार्ल मार्क्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस कम मिले। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो चीजों को हल्का हल्का स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइटेड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उसमें ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, खैर, तो मैं बता रहा था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट कार्ल मार्क्स जो है अपने टाइम में जो चीजों को इंटरप्रेट करते हैं वो बोलते हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर। इसके बाद बोलते हैं कि जो भविष्य में जो आने वाली स्टेजेस है वो दो स्टेज है। एक आपका उसके समाजवादी व्यवस्था आएगी जहां पर रेवोल्यूशन होगा, एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन जो सिस्टम एस्टेब्लिश होगी वो क्लासलेस होगी, वो स्टेटलेस होगी, और वहां पर आपका जो रूल होगा वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगा, और वो आपका कम्युनिज्म सिस्टम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 6 भागों में इंटरप्रेट करने की कोशिश की। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे आपके एमए एंट्रेंस हो चाहे यूजीसी नेट का हो, डायरेक्टली बोलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन chronological order according to Karl Marx theory of historical development। ठीक है, तो आप इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो इसको मैं बोलूं तो इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो देखते हैं कि अगर स्लेव सिस्टम था उस समय कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, तो स्लेव एंड मास्टर्स के बीच में था। फ्यूडल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, तो लॉर्ड एंड सर्फ के बीच में था। कैपिटलिस्ट में कब था, किसके बीच था, तो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में था। सोशलिस्ट में आपका प्रोलेटेरिएट और जो बॉर्जियो क्लास है उसके बीच में होगा, और फिर आपका कम्युनिज्म जो होगा जिसको वो कॉन्फ्लिक्ट लेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने इंटरप्रेट किया और बोला कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेथरेटो सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हु कोटेड दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेथरेटो सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी कि आज तक का जो इतिहास है वो क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। किसने कहा, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस कोटेशन को कार्ल मार्क्स ने कहा, कौन से पुस्तक में कहा, तो इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उनकी फेमस पुस्तक है, इसको इस पुस्तक में उन्होंने कहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही आप बुक को पढ़ना शुरू करोगे, ये बुक में सबसे पहले आपको ये कोटेशन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो आप कमेंट में बताइए यस एवरीथिंग इज क्लियर, या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, बाकी लोग बताएं क्या क्लियर है। हैप्पी, प्रणव यस 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 यस, ज्योति यस। चलिए, वेरी गुड। तो उम्मीद है आप सब ये चीजों को अब मतलब काफी आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सब सिर्फ एज ए स्टोरी है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि रट्टू है। ठीक है, आप चीजों को जब एक दूसरे से लिंक करके पढ़ोगे, एक दूसरे से लिंक करके समझने की कोशिश करोगे तो सब हलवा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू।
सरप्लस वैल्यू को अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जिन लोग हिंदी से पढ़े होंगे तो इसको एक नाम से पढ़े होंगे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली आज तक जो हुआ है वो क्या हुआ है, जो वर्कर्स है उनके साथ हमेशा से बोल सकते हैं इनजस्टिस हुआ है। कैसे इनजस्टिस हुआ है? उन्होंने कहा किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, आपको पैसे के साथ साथ लैंड की जरूरत होती है, आपके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत होती है। लेकिन ये सारे लोग जो है उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है आप, वो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लेबर। क्योंकि आप खुद एनालाइज करके देखिए, कोई भी इंडस्ट्री क्या कोई लेबर के बिना चल सकती है? नंबर एक। नंबर दो, क्या उस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में अगर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 100% की उछाल होती है, 100% वो इंक्रीज करती है, या तो उसके प्रोडक्ट्स जो है वो बेहतर बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो किसका कंट्रीब्यूशन है? वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं आपके वर्कर्स या लेबर्स का ही कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि लेबर जितने मन से काम करेंगे उनकी प्रोडक्शन उतनी अच्छी होगी। तो कार्ल मार्क्स इस चीजों को समझते हुए वो कहने की कोशिश करते हैं कि वर्कर्स को जो पीछे छोड़ा जा रहा है, या वो अभी तक जो जिन चीजों से वंचित है, तो हमें क्या करना चाहिए उनको, जो इंडस्ट्रीज को जो फायदा होता है, ठीक है, जो उनको प्रॉफिट अर्न होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वर्कर्स को देना चाहिए, ताकि उनको एज ए मोटिवेशन काम करे, ताकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो सके, ताकि वो अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं कर सके। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ये कहने की कोशिश करते हैं कि लेबर इज द सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू है प्रोडक्ट में वो लेबर के द्वारा क्रिएट होता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब एक चीज और अगर बात करें, ठीक है, सरप्लस वैल्यू एक्चुअली क्या है? तो सरप्लस वैल्यू देखते हैं तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जो पैसे लगे और उसका जो मार्केट रेट होता है, तो मार्केट रेट से अगर हम प्रोडक्शन वैल्यू को माइनस कर दें, तो बीच में जो पैसे बचते हैं, मान लेते हैं किसी भी बिस्किट को, मान लेते हैं बिस्किट के पैकेट को बनाने में 5 रुपए लगते हैं और उसको बेचा 10 रुपए में जाता है, तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि वो जो 5 रुपए बीच का बचा, उस 5 रुपए को अगर आप वर्कर्स के बीच में बांटोगे, वर्कर्स को भी उस 5 रुपए को दोगे, तो वर्कर्स को मोटिवेशन मिलेगा, उसको लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी, वो अपने आप को खुश महसूस करेंगे, और उससे आपकी रेवोल्यूशन भी नहीं होगी, और उससे आपकी क्या होगी, सबका कल्याण होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सोशलिस्ट आइडियाज के साथ ये सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक इक्वेशन के तौर पर लिखा है, ठीक है, सरप्लस वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेचुरल प्राइस। ठीक है, तो उम्मीद है आप सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? इज एवरीथिंग इज क्लियर और एनी डाउट? ओके, ओके, चलिए, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने काफी कुछ चीजों को समझा। अब हम लोग थोड़ा सा नियो मार्क्सिज्म को समझते हैं। नियो मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो होता है, जिसको हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, क्या है क्रिटिकल स्कूल, जो आलोचनात्मक सिद्धांत है वो क्या है? ठीक है, तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि बीच में क्या हुआ कि जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, खास करके वो 1923 में, क्योंकि आपको पता होगा यहूदी लोग जिनके ऊपर हिटलर ने इतना सारा अत्याचार किया था, वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे। खुद अगर बात करें कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स यहूदी थे। ठीक है, तो ये जो ज्यूज होते थे यहूदी, वो बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते थे। तो 1923 में यहूदी लोग जो है वो फ्रैंकफर्ट नामक जगह पे, जो खुद आपके जर्मनी में है, जर्मनी में है, ठीक है, वहां पे जमा होते हैं। अब वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें क्रिटिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो नाम मार्क्स को मानते थे अच्छा, ना तो वो लिबरल्स को अच्छा मानते थे। मतलब अगर पूछा जाए क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट किसको मानता था, तो वो ना तो आपको उदारवादी सिद्धांत में विश्वास करता था, ना तो मार्क्सवादी चीजों में विश्वास करता था। बल्कि वो बोलता था कि ऐसा नहीं है, हम चीजों को यूनिडायमेंशनल करके नहीं देख सकते हैं, हमें चीजों को, यस, हम चीजों को क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल,
हम चीजों को क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसका ओरिजिन जो है 1923 में होता है, हालांकि आपको ये पता होगा कि 1933 में जब राइज ऑफ हिटलर होता है आपके राइज ऑफ हिटलर होता है आपके जर्मनी में, तब ये स्कूल ऑफ थॉट को उठाकर आपके यूएसए में सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक होते हैं वो इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं और एक अपना नया इंटरप्रिटेशन देते हैं। इसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट कौन लोग हैं, तो इसमें थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर, आपके हर्बर्ट मार्क्यूज जिनकी एक फेमस पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन, और जीवन हैबरमास, ये सारे विचारक हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये कार्ल मार्क्स को किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो नियो मार्क्सिस्ट है वो ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि आज तक इतिहास में जो भी चीजें होती आई है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स का रिजल्ट है। इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीजें सिर्फ इकोनॉमिक से डराइव नहीं होती है, चीजें जो है वो पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली हर तरह से डराइव होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन पूछे, हु कॉइन्ड द टर्म हेजेमनी, हेजेमनी का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया? डू फास्ट, यस समीर, वेरी गुड, ग्रामसी। ठीक है, ग्रामसी ने जो है वो हेजेमनी का टर्म कॉइन किया। ग्रामसी एक्चुअली इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ग्रामसी यही कहना चाहते हैं कि नॉट ओनली इकोनॉमी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री, सिर्फ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया है बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो कल्चर होती है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, ये सारी चीजें। एक्चुअली ग्रामसी किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहने की कोशिश करते हैं, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि पूरे विश्व में जो आज हेजेमनी यानी कि जो प्रभुत्व का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कैसे आया है लिबरल्स का। वो बोलते हैं कि सिर्फ पूंजीवाद से नहीं हुआ है ये चीज, बल्कि अगर हम लोग देखें तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो पूंजीवाद के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को, इसके साथ साथ अपनी लिबरल पॉलिसीज को, लिबरल इकोनॉमी को, हर तरह से वो कंट्रीज को अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यस 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 राहुल, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रामसी जो है इस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात अगर क्वेश्चन आपसे पूछें, क्या ग्रामसी फ्रैंकफर्ट स्कूल के पहले थे या बाद में थे? क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? क्या फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर थे ग्रामसी? नो, वेरी गुड समीर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, ग्रामसी पहले आए थे प्रणब, ग्रामसी जो है वो पहले आए थे, ग्रामसी के विचार से बाद में ये फिर स्कूल ऑफ थॉट जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये इमर्ज होकर सामने आया था। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं हम कुल मिलाकर कि ग्रामसी जो चीजों को कह के जाते हैं, नॉट ओनली इकोनॉमी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बट रादर more than economy, political activities, cultural, social, and more often many of the other factors also played important role in deriving the history. ठीक है, तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट स्कूल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चीजों को समझने की, चीजों को समझाने की। ठीक है, यस यस यस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स को ऑथर्ड, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा एक पुस्तक था जो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर लिखा? और इसके बाद मैं उन सारे बुक्स का नाम भी बताऊंगा जो दोनों ने मिलकर लिखा है। आपको मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक मिनट, चलिए आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, पोल बॉक्स में फटाफट। चलिए 6 लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। डू फास्ट, 12 seconds are remaining. Which among the following book was co-authored by Karl Marx and Friedrich Engels? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन कौन से वो किताब है जो दोनों ने मिलकर लिखा। समीर, विश्वजीत, जय, राहुल, ये 4 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। हम लोग लेते हैं जर्मन आइडियोलॉजी जो बुक है, ठीक है, वो दोनों ने मिलकर लिखा।
अगर हम बात करें वो कौन कौन सी बुक है, विच आर दोज बुक हु वेयर को-ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। तो मैं आपको नाम बताता हूं। एक तो आपका बहुत फेमस पुस्तक है जो आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। दूसरा आपका है जर्मन आइडियोलॉजी, जिसको मैंने अभी क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने रखा। इसके बाद एक और है द होली फैमिली। द होली फैमिली जो है वो जो बुक है वो ये दोनों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। तो दास कैपिटल भी मे बी, ठीक है, मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, एक बार देखना होगा। तो ये जो बुक है, ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है, ये इनके द्वारा को ऑथर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, हालांकि ये भी बुक से क्वेश्चन है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे जरूर। लेट्स सी। चलिए, बिंगो, हैप्पी, नरेंद्र बिसी, जय चौरसिया, 3 लोगों ने इसका आंसर सही किया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, खुद इंटरप्रेट करके देखिए। मैंने अभी बताया पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स ने लिखा था, अभी क्वेश्चन जब किताब को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फ्रेडरिक एंजल्स, इनकी पुस्तक मैंने डिस्कस की थी। सिर्फ 2 पुस्तकें डिस्कस नहीं की थी, एक था स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो खुद लेनिन की पुस्तक है, और एक पुस्तक है आपका वेज, लेबर एंड कैपिटल, जो किनकी पुस्तक है, क्या कोई बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी। हु रिटेन वेज, लेबर एंड कैपिटल? इसके आपको पॉल नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पॉल तो सभी को आ रहा है, ठीक है। देखिए वेज, लेबर एंड कैपिटल जो बुक है वो कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स रोट वेज, लेबर एंड कैपिटल। चलिए, तो इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन, हालांकि आप सबों ने इसका आंसर, आप सब करेंगे इसका आंसर, ठीक है, मतलब सही कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है। द टर्म इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, वाज प्रोपाउंडेड बाय। एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ये पीवाईक्यू ये भी है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर जल्दी करेंगे पॉल में। चलिए, काफी सारे लोगों ने आंसर कर चुका है ऑलरेडी, कर चुके हैं काफी सारे लोग। 8 out of 10 हैज ऑलरेडी आंसर्ड। 10 सेकेंड्स। चलिए, समीर, हैप्पी, श्रुति, नरेंद्र, विश्वजीत, जय चौरसिया, राहुल, प्रणव, वेरी गुड। काफी सारे लोगों ने इस समय आंसर सही किया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, खुद एक पुस्तक है आपके लेनिन की, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये इंपॉर्टेंट डिक्टम है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से था ये ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आप सबों ने मार्क्सिज्म को एंजॉय किया होगा और मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Yes, Pradam. Welcome, welcome. Yes, yes, Shruti, you can ask. सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? Yes, yes. सर वो कार्ल मार्क्स ने अपना हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म किस बुक में एक्सप्लेन किया है सर? देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे बुक का नाम दिखाया था ना, इसमें देख लेते हैं एक बार, देखिए। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू बहुत है सर, इसलिए क्लास अच्छे से सुनाई। ओके,
देखिए ये कॉन्सेप्ट है वो कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक पुस्तक है उसी में है, ठीक है। यस, दास कैपिटल वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मार्क्स 1967। और मोर एनी डाउट? हाँ राहुल, हम लोग और क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल दोनों बनाऊं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं सिर्फ फिर क्वेश्चंस को लाऊंगा। क्या सिर्फ क्वेश्चंस को लाऊं या बाइलैंग्वेज मतलब दोनों चीजों को रखूं, कैसा रहेगा? आप लोग बता सकते हैं, क्या सिर्फ क्वेश्चंस को लाऊं? बोथ, श्रुति, राहुल, प्रणव, बोथ बोथ। ओके, विश्वजीत आप नो सर लिख रहे हैं क्या? आप क्या एग्री कर रहे हैं विश्वजीत? यस यस, दास कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्यूम्स, ठीक है। दास कैपिटल जो है वो 3 वॉल्यूम में आपकी आई थी। दिस सेशन विल बी कंटिन्यू। यस, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सप्ताह में 3 क्लास लूँ, ठीक है। सप्ताह में विद क्वेश्चंस क्लास बिकम मोर इंटरेक्टिव। यस राहुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब आपका बात है, ठीक है, कि क्वेश्चंस होते हैं तो क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को इंटरेक्टिव ही रखूँ, क्योंकि अगर क्लास मोनोटोनस होगा, वन डायमेंशनल होगा तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। बोर हो जाएंगे तो फिर मुश्किल है, फिर मतलब जो लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं होगा, ठीक है। तो और कहीं कोई डाउट है या फिर मिले हम लोग डे आफ्टर टुमारो विथ फेमिनिज्म? ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, बस यही मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।